बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन। पिछले लेक्चर में हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था एंड देन उसकी डिविजन्स एंड उसकी कुछ ब्रांचेस पढ़ी थी, जिनमें मॉर्फोलॉजी, सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, टेक्सोनॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड पैलेंटोलॉजी इंक्लूड था। आज रिमेनिंग जो ब्रांचेस हैं हम उनको स्टडी करेंगे, जिनमें फर्स्ट है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। As the word indicate, immunology is the study of immune system of an organism body. बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, जब हम उसको स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं इम्यूनोलॉजी। सो डिफेंस सिस्टम का काम क्या है कि कोई भी माइक्रोब या फॉरेन एजेंट इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, वायरस और पैथोजन जब वो बॉडी के अंदर इंटर होते हैं, सो बॉडी का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सो बॉडी के डिफेंस सिस्टम में इंक्लूड हो हमारे पास मेजर रोल जो प्ले करते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स हैं। सो वाइट ब्लड सेल इज ऑल्सो नोन एज आर्मी ऑफ द बॉडी। सो ये आर्मी की तरह काम करता है। जैसे हमारे बॉर्डर पे हमारी आर्मी हमारे मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करती है, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल आर्मी के तौर पर काम करती हैं। तो जैसे ही फॉरेन एजेंट के बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर इंटर हो जाता है, सो वाइट ब्लड सेल उसके ऊपर अटैक करते हैं एंड बॉडी को बचा देते हैं। सो दिस स्टडी इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आती है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी हमारे पास ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, डिराइव है ग्रीक लैंग्वेज से। एंटोमोन, एंटोमोन का मतलब है सेगमेंटेड बॉडी प्लान ऑफ एन इंसेक्ट, यानी एंटोमोलॉजी हम कह सकते हैं इट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अब हमारे पास ये सामने पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें इंसेक्ट्स की बॉडी के 3 बेसिक पार्ट हैं, 3 सेगमेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज द हेड रीजन, सेकंड वन इज thoracic region, thorax, and third one is the abdomen region. So insects को हमने 3 segments में divide किया है, so इसको हम कहते हैं entomology. insects में एक चीज आप लोग जहन में रखें कि हमेशा insects में 3 pairs of legs होते हैं, total 6 legs होती हैं। ये चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है। एग्जाम्पल आपके पास क्या है? बीज, वेस्प एंड बटरफ्लाई एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक्स। एज द वर्ड इंडिकेट द स्टडी ऑफ जीन। जेनेटिक्स जो है वो जीन से निकला है, तो जीन के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। अब जीन है क्या? हमारे पास जीन जो है ये मेजर रोल प्ले करता है इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस मीन विरासत में, यानी जीन्स के जरिए वालिदैन से करेक्टरिस्टिक्स जो हैं अपने बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। सो दिस ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसको हम कहते हैं हेरिडिटी। ये जो करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, जो करेक्टर्स जो हैं, ये ट्रांसफर होते हैं माँ बाप से अपने बच्चों में जो ट्रांसफर होते हैं, इसको हम कहते हैं हेरिडिटी। और किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं? जीन्स के जरिए। सो हम जीन्स को कह सकते हैं कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अब जीन्स कहाँ पे लोकेट करते हैं? ये क्रोमोसोम के ऊपर। अब क्रोमोसोम क्या है? फॉर एग्जांपल ये आपके पास एनिमल सेल है, इसके अंदर आपके पास न्यूक्लियस है। सो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्रोमेटिन, राइट। अब ये क्रोमेटिन जब कंडेंस फॉर्म में हो जाता है तो ये इस तरह की शेप इख्तियार कर देता है, इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम।
अब ये जो दो इसके बाजू हैं इसको हम कहते हैं क्रोमेटिड, एंड दिस सेंट्रल रीजन इज नोन एज सेंट्रोमियर। अब जो जीन्स है वो इस क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट करते हैं, और जीन जो है प्रोटीन बनाता है, एक करैक्टर को कोड करता है, राइट। सो ये जो क्रोमोसोम है ये बेसिकली किस चीज से बना है, इसको अगर हम यूं इस तरह लूज कर लें थोड़ा सा, राइट, तो ये हमारे पास दो बेसिक चीजों से बना है। वन इज डीएनए विच कैरी अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कैरी करने में हेल्प करता है, एंड साथ में हिस्टोन प्रोटीन, ये इनको हम कहेंगे ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन है। एंड इसके दरमियान वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं डीएनए। इसको क्या कहते हैं, डीएनए। सो डीएनए कैरीज अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, और जीन को हम कह सकते हैं कि ये इस डीएनए, फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये डीएनए का पीस है, तो ये आपके पास ये आपके पास जीन ए हो गया, ये हो गया जीन बी, राइट। सो ये फ्रेगमेंट है डीएनए का, जो फ्रेगमेंट है इसको हम कहते हैं जीन, एंड ये जीन जो है एक प्रोटीन को कोड करता है एंड कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने में हेल्प आउट करेगा फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सो इस ब्रांच को हम कहते हैं जेनेटिक्स। नेक्स्ट इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स। सो प्रोटोजोन्स में हमारे पास अमीबा आ जाता है, पैरामीशियम आता है, यूग्लिना आता है, जो हम सिंपली उसको आम आंख से नहीं देख सकते, दे आर वेरी माइन्यूट इन स्ट्रक्चर। सो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनको हम अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं। तो जब हम माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं इसको हम कहते हैं माइक्रो बायोलॉजी। नेक्स्ट आपके पास है बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी दो वर्ड से बना है, बायो मीन लाइफ एंड टेक्नोलॉजी मीन टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स हम कह सकते हैं। जब हम किसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैनिपुलेट करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं बायो टेक्नोलॉजी। अब ये हम क्यों करते हैं, ये फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, इतनी बड़ी आबादी के लिए खुराक की किल्लत हो रही है एंड डिफरेंट बीमारियां भी हो गई, तो इतने कम टाइम में हम बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हम अच्छी खुराक भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। हम ड्रग्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम प्रोटीन्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि हमारी जो ह्यूमन है वो सरवाइव कर सके। सो बायोटेक्नोलॉजी का मेजर रोल है, ये न्यू ब्रांच है, एंड आजकल इसका बहुत दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ, राइट। सो इसमें जो हमारे पास मेजर टेक्निक यूज की जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्ड इंडिकेट करे कि हम जीन को इंजीनियर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जीन है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, राइट। अब एक ऑर्गन है पेंक्रियास, पेंक्रियास। अब पेंक्रियास के अंदर हार्मोन एक प्रोड्यूस होता है इंसुलिन, राइट। अब इंसुलिन जो है, अब पेंक्रियास के अंदर जो हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, तो जाहिर इंसुलिन के लिए कोई जीन होगा, तो वो जीन इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा है। सो डायबिटिक पेशेंट जो हैं उनके अंदर पेंक्रियास प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, जिसकी वजह से उनके अंदर इंसुलिन भी प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होता जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो साइंटिस्ट ने इंसुलिन को आर्टिफिशियली कैसे बनाया, बाय यूजिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास सर्कुलर डीएनए होता है जिसको कहते हैं प्लाज्मिड। इसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट जीन्स मौजूद होते हैं ऑलरेडी। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि पहले इसके प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के बाहर निकाला, राइट, एंड एक कट लगाया। फॉर एग्जांपल यहाँ एक कट लगा दिया। कट लगा के ये जो इंसुलिन का जीन है जो ह्यूमन से लिया है, इंसुलिन जीन है, राइट, इस इंसुलिन जीन को यहां अटैच कर दिया।
ये डिटेल हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये ह्यूमन का इंसुलिन जीन हमने लिया, उसको हमने इंसर्ट कर दिया बैक्टीरिया के प्लाज्मिड डीएनए में, ठीक है, सर्कुलर डीएनए में। इस प्लाज्मिड को हमने वापस इस बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, ये किसी दूसरे बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका हमने प्लाज्मिड रिमूव किया हो, राइट। अब ये जो प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, मीन कि इसके अंदर पे ये इंसुलिन जीन इनकॉर्पोरेट हो गया, राइट। अब बैक्टीरिया जब रिप्रोड्यूस होगा, मतलब ये आगे रेप्लिकेट करेगा, एक बैक्टीरिया से हमारे पास 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे, राइट। अब ये बैक्टीरिया इसके अंदर जो प्लाज्मिड आएगा उसके अंदर डेफिनेटली हमारे पास क्या आएगा, साथ में वो जीन भी, इंसुलिन का जीन भी मौजूद होगा। यहाँ पे जो बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है उसके अंदर भी ये इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन जो है वो मौजूद होगा। अब इस तरह 20 मिनट्स के अंदर जो बैक्टीरिया है वो बहुत दफा रेप्लिकेट कर लेता है। सो कम टाइम में हमारे पास ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस हो गया। तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि इस प्रोटीन को यहाँ से, इस जीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, एंड देन हम उसको यूज करते हैं। सो ये सारी जो टेक्निक है इसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए हम बहुत सारे प्रोटीन्स बना सकते हैं, ड्रग्स बना सकते हैं, एंड एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अगेन वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि एनवायरमेंट का रिलेशन बायोलॉजी के साथ, मीन बायो के साथ, लाइफ के साथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन इनके एनवायरमेंट के साथ किस तरह है, उसको हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसका दूसरा नाम है, इसको हम कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एनवायरमेंट में 2 फैक्टर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं लिविंग फैक्टर, अनदर वन इज नॉन लिविंग फैक्टर। जो लिविंग फैक्टर होता है उसको कहते हैं बायोटिक, और नॉन लिविंग फैक्टर जो है एनवायरमेंट का उसको कहते हैं ए बायोटिक फैक्टर। सो बायोटिक फैक्टर में हमारे पास लिविंग में लाइक एनिमल है, प्लांट है, माइक्रोब्स आ जाते हैं, और ए बायोटिक में हमारे पास वाटर आ जाता है, लाइट आ जाता है, लैंड आ जाता है, राइट। और वाटर है, लाइट है, फायर है, ये सारे जो आपका ऑक्सीजन वगैरह है, डिफरेंट गैसेस वगैरह है, ये सारी क्या है, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है, एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। अब प्लांट जो है वो सॉइल के बगैर तो प्रोड्यूस नहीं हो सकते ना, पैदा नहीं हो सकते, ग्रो नहीं हो सकते। इसी तरह उनको ग्रोथ के लिए वाटर भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए जो कि एनवायरनमेंट में मौजूद है। इसी तरह एनिमल जो हैं वो ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, वाटर के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। ज़ाहिर रहने के लिए उनको ज़मीन चाहिए, उसके ऊपर घर या छत कुछ चाहिए। सो एनिमल्स अपने अपना इंटरेक्शन शो करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ। सो ये जो 2 हमारे पास इनका जो रिलेशन है इसको हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट की स्टडी को हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइट क्या है? पैरासाइट हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म होता है जो अपने होस्ट से मुराद जिसके ऊपर वो रहता है उससे वो फूड भी लेता है, शेल्टर भी लेता है, लेकिन इन रिटर्न वो उसको हार्म करेगा, उसको कोई ना कोई बीमारी देगा, कोई ना कोई नुकसान जरूर देगा। दिस इज जस्ट लाइक मतलबी लोग जो होते हैं एनवायरनमेंट में, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपसे अपना मतलब भी निकाल लेते हैं, लेकिन उनकी आदत है वो आपको डंग जरूर मारेंगे, आपको नुकसान जरूर देंगे, राइट, आपको डसेंगे जरूर। सो पैरासाइट का भी यही फिनोमिना है काम करने का कि वो फूड भी ले लेता है, शेल्टर भी ले लेता है, लेकिन इन रिस्पॉन्स, इन रिटर्न वो अपने होस्ट को, जिससे उसने खुराक भी ली है, उससे उसने शेल्टर भी लिया है, लेकिन जाते जाते उसको कोई बीमारी या कोई नुकसान जरूर देगा। सो एग्जाम्पल हमारे पास है लीच, लाइस, मॉस्किटो वगैरह एक्सेट्रा। सो मॉस्किटो देखें, जैसे वो क्या कहते हैं कि वो ब्लड तो सक करता है ऑर्गेनिज्म से, लेकिन इन रिटर्न अगर वो
उसके अंदर जो है अगर वो मलेरियल मॉस्किटो है तो वो उसके अंदर मलेरिया को ट्रांसमिट करेगा या कोई और बीमारी ट्रांसमिट करेगा उसके अंदर, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशल बायोलॉजी। सो सोशल हम कहते हैं कि कोई बंदा सोशल है, मतलब उसका बिहेवियर कैसा है, वो लोगों के साथ डीलिंग कैसे करता है, किस तरह बात करता है, किस तरह वो उनकी हेल्प करता है, उसका रिलेशन कैसा है, उसका इफेक्ट कैसा है औरों के साथ, औरों पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसका। इसको हम कहते हैं सोशलिज्म। सोशल बायोलॉजी में क्या है कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सोसाइटीज बनाते हैं, सोसाइटीज एक बंदे से नहीं बनती है, सोसाइटीज में बहुत सारे लोग जब मिलके मिलके कोई काम करते हैं, मिलके एक जगह पे रहते हैं, तो वो सोसाइटीज बनती हैं। अब सोसाइटी के लिए ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो जब हम बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो सोसाइटीज बनाती हैं उनके बिहेवियर को हम जब स्टडी करते हैं, तो इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को कहते हैं सोशल बायोलॉजी। एग्जाम्पल है हमारे पास बीज। आप लोगों ने देखा होगा शहद की मक्खियां जो हैं ये भी ग्रुप में काम करती हैं। अब शहद की मक्खियों में हमारे पास कैटेगरीज हैं, देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर, राइट। उसमें हमारे पास एक क्वीन होती है, एक ड्रोन होता है, राइट, एंड वर्कर्स होते हैं और साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। अब जो शहद की मक्खियों का जो छत्ता है उसके अंदर जो एग क्वीन ले करती है, उससे जो न्यू बेबीज जो है वो हैच आउट होते हैं, तो उनका टेक केयर कौन करता है? वर्कर्स। अब वर्कर्स के जिम्मे डिफरेंट काम है, वो उन बच्चों को खुराक भी देंगे, वो उस छत्ते की सफाई भी करेंगे, वो क्वीन की हिफाजत भी करेंगे, राइट। सो देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर, तो हर एक का अपना अपना एक काम है। ये बीज जो है एक ग्रुप में काम करती हैं, ग्रुप में रहते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एंट है, आप लोगों ने चुनटियों को देखा होगा, वो भी एक लाइन बना के जा रही होती हैं, वो भी आपस में कम्युनिकेट करती हैं, राइट। सो एक सोशल बिहेवियर है, उनके अंदर एक सोशलिज्म है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है स्कूलिंग फिश। आप लोगों ने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी जिसमें समंदर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास जो फिशेज हैं वो एक एक झुंड के फॉर्म में जाती हैं, यानी एक ग्रुप फॉर्म में जाती हैं, नॉट झुंड, एक ग्रुप फॉर्म में जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं स्कूलिंग फिश, राइट। अगर वो खुराक के लिए जा रही है तो वो भी साथ में इकट्ठी जाएंगी, और अगर वो सैरो तफरी के लिए जा रही है समंदर के अंदर तो वो भी इकट्ठी जाएंगी, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लॉकिंग बर्ड। आप लोग देखा होगा कि कुछ बर्ड्स जो हैं वो झुंड की फॉर्म में फ्लाई करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, राइट। तो ये भी सोशल बायोलॉजी में आता है। एंड ह्यूमन, ह्यूमन तो है ही सोशल एनिमल। तो ये जब हम इन सारे ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को स्टडी करते हैं जो कि सोसाइटीज बनाती हैं, एनवायरनमेंट के साथ एक रिलेशन है उनका स्ट्रांग, तो इसको हम कहते हैं सोशल बायोलॉजी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है फार्माकोलॉजी। फार्मा मीन ड्रग, फार्मा मीन ड्रग। सो अब ड्रग में हमारे पास जो है एक मेडिसिन भी आ जाती है, और वो दूसरी हमारे पास हशीश हो गया, हेरोइन हो गया, चर्स हो गया, ये सारी अफीम जो है ये भी ड्रग में इंक्लूड होती हैं। अब इन ड्रग्स की सिंथेसिस कैसे होती है, उनका बॉडी सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है, वो किस तरह इफेक्ट करती हैं, किस तरह उनके अंदर चेंजेस लेकर आती हैं, उनकी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज है उसको कैसे चेंज करती हैं, तो ये सब कुछ हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसका दूसरा नाम इसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री भी। अब केमिस्ट्री जब आपने देख लिया तो इसमें मॉलिक्यूल्स की स्टडी होगी, राइट। सो मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ की जब हम स्टडी करते हैं, अब जब हम बात करते हैं लाइफ की, तो लाइफ में हमारे पास एलिमेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल है। अब कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये ऐसे एलिमेंट हैं जो कि लाइफ की एग्जिस्टेंस में रोल प्ले करते हैं, इनके बगैर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स के बारे में। लाइक वाटर है, अब वाटर जो है फॉर एग्जाम्पल H2O है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब वाटर के बगैर लाइफ जो है सर्वाइवल का हम तस्वर भी नहीं कर सकते, राइट। आपके सेल के अंदर 70 to 75% वाटर मौजूद है, क्लियर। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट है, इसका भी स्ट्रक्चर
देख लें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ये भी आपके पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। C6H12O6। लुक एट द कंपोजिशन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगेन मॉलिक्यूल, ये मिलके एक मॉलिक्यूल बना दिया इन्होंने। नेक्स्ट हमारे पास लिपिड। लिपिड हमारे पास फैटी एसिड या ग्लाइसरोल मिलके बनाते हैं आपके पास लिपिड्स को। सो इसकी भी कंपोजिशन इन्हीं एलिमेंट्स से होती है जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। इसी तरह प्रोटीन जो है, प्रोटीन में हमारे पास अगेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अमाइनो ग्रुप इन्वॉल्व है। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड है हमारे पास दो बेसिक न्यूक्लिक एसिड है। एक को हम कहते हैं DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड अनदर वन इज RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो ये दोनों हमारे पास क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल है, ये ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स में हेल्प करते हैं, राइट। सो इनकी जब हम स्टडी करते हैं, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं आई, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बट उससे पहले मस्ट सब्सक्राइब इट एंड लाइक माय वीडियो, शेयर इट आल्सो। थैंक यू सो मच।